हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री और इसका पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके 2 पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। तो रासायनिक बंधन देखिए वो रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी कोई भी अणु है, इस अणु में यदि परमाणु को जो बल बांध कर रखता है उस बल को क्या कहते हैं, हम रासायनिक बल कहते हैं। तो अणु में और परमाणु को, अणु के साथ परमाणु को जिस बल के द्वारा बांध कर रखा जाता है उसे रासायनिक बल कहते हैं और वो बंधन क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। जैसे रासायनिक बंधन के अब कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत संयोजक बंधन और इसी को क्या कहते हैं, हम आयनिक बंधन कहते हैं। और दूसरा क्या है, सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन किसे कहेंगे, तो 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। देखिए कह रहा ना, 2 परमाणु के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड के बीच जो बंधन बनता है उसको आयनिक बंधन कहते हैं। CaCl2 के बीच ये भी आयनिक बंधन बनाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, MgCl2 के बीच क्या कौन सा बंधन बनेगा, आयनिक बंधन बनेगा। देखिए उसके बाद दूसरा हमारे क्या बनता है, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब इसके बीच बना बंधन क्या कहलाता है, इसके बीच बना बंधन यहाँ पे इसके बीच बना बंधन क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंधन कहलाता है, या बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 परमाणु हो गए, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन 2 परमाणु हो गए और इनके बीच इसके पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन और इसके 7 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इससे 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और 8 पूरा देगा। फिर ये जो है ना क्लोरीन, इस परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 8 पूराएगा। यानी इसमें जो बनता है बंधन ना, वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है और ये ज़्यादातर क्या पूरा करते हैं, अपना अष्टक पूरा करते हैं, अष्टक पूरा करना चाहते हैं तो अष्टक पूरा कर लेते हैं, तब उनके भी जो बंधन बनता है उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जैसे एकल बंधन, द्वि बंधन और त्रिबंधन। एकल बंधन अब किसे कहेंगे, देखिए साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब 1 होती है जिसके कारण इनके बीच एक बंधन बनता है। यानी एकल बंधन में हमेशा एक ही जो बॉन्डों की संख्या होगी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंधन, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच एकल बंधन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझा हुई वो एक इलेक्ट्रॉनों की साझा हो रही है। देखिए द्विसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, तो साझेदारी में भाग लेने वाले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2 थी। इसके पहले एकल बंधन पढ़ रहे थे तो उसमें साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाग ले रही थी वो 1 ले रही थी। अब द्वि बंधन पढ़ रहे थे, इसमें कितना होगा, 2 होगा, जिसके कारण ये 2 बंधन बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बीच कितना बंध बनता है, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। सेम देखिए त्रिसंयोजक बंधन, साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, जिसके कारण ये कितने बंधन बनाते हैं, 3 बनाते हैं। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी कितनी होगी, 3 होगी। जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के बीच कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। वैद्युत संयोजक किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा त्याग या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है, वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे NaCl है और इसका क्या है, किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने, मान लीजिए कि कोई तत्व हो गया, जैसे सोडियम हमारा क्या हो गया,
तत्व हो गया। तो इसके पास 2, 8 और 1 यानी टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको आयन में बदलना है, तो आयन में कैसे बदलेगा, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, तो क्या बनाएगा, सोडियम पर 1+। तो ये सोडियम परमाणु, तो अब क्या हो गया, सोडियम का आयन हो गया, जिस पे सोडियम पर 1 धन आयन है। कितना है ना, धन आयन। तो ये सोडियम का क्या बना, धन आयन बना। उसी तरह अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितना होता है, 17। 2, 8 और 7 ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्लोरीन पे माइनस देगा, यानी ये क्लोरीन का ऋण आयन बना। वैसे ही ये सोडियम का धन आयन बना, जैसे क्लोरीन का ऋण आयन बना। फिर दूसरा हमारा क्या है कि वैद्युत संयोजकता या आयनिक यौगिक की क्या विशेषता हो सकती है। तो वैद्युत संयोजकता या आयनिक यौगिक की जो विशेषता है वो नीचे लिखा हुआ है, देखते हैं क्या। ये यौगिक ऋण एवं धन आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं, यानी वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं वो ऋण एवं धन आयनों से बनते हैं। जैसे ऊपर ही हमने सोडियम क्लोराइड की बात की है, तो सोडियम पर प्लस होता है और साथ में क्लोरीन पर क्या होता है, माइनस होता है। तो ये ऋण और धन दोनों आयनों से मिलने के बाद ये आयनिक यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये जल में क्या होता है, विलय होता है। आप सोडियम क्लोराइड की बात की होंगे तो नमक, इसको साधारण नमक बोलते हैं और साथ में सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो ये नमक को अगर जल में आप घुलाते हैं तो आसानी से घुल जाता है, तो वहीं जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ये जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं, यानी इसको किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर डालते हैं तो क्या होता है, अविलय। जैसे एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड में अगर इसको डालिएगा तो क्या हो जाएगा, वो नहीं घुलेगा, जैसे कि वैसे ही रह जाएगा। प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति, यानी प्राकृतिक में धातुएं कितनी अवस्था में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक में धातुएं 2 अवस्थाओं में पाई जाती है, पहला मुक्त अवस्था, दूसरा क्या होता है, संयुक्त अवस्था। मुक्त का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से क्या हो, स्वतंत्र हो। तो वे धातुएं जो मुक्त अवस्था में, वैसी धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है जिन पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वे तीन या इससे अधिक धातुएं हो सकती है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया। आप सोना का उपयोग बहुत बार करते होंगे, लेकिन वो कभी जंग उसमें पकड़ते हैं नहीं, तो इसलिए क्या होता है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था ठीक इसके विपरीत है। संयुक्त अवस्था वे धातु प्रकृति के संयुक्त अवस्था में पाई जाती है जिस पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा जलवाष्प का प्रभाव पड़ता है। मुक्त अवस्था में नहीं पड़ता था, जबकि संयुक्त अवस्था में पड़ता है। जैसे लोहा को आप वायुमंडल में खुला छोड़ दीजिएगा तो उसमें क्या जंग पकड़ लेता है, जिससे धीरे धीरे लोहा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। धातुओं के संचारण से आप क्या समझते हैं, तो धातु की सतह पर वायु की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड तथा जलवाष्प आदि की अभिक्रिया से धातु का क्षय, धातु का क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। अभी लोहा की बात की है, तो वैसे ही अगर लोहा को वायुमंडल में खुला छोड़ दीजिएगा तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उस पर भूरे रंग की एक परत बैठती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होना शुरू कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वहीं लिया गया है, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग किसे कहते हैं, तो लोहा का एक टुकड़ा या टुकड़े को आर्द्र वायु में कुछ दिनों तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर भूरे रंग की एक परत बैठ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, तथा यह क्रिया क्या कहलाती है, जंग लगना कहलाती है। जैसे लोहा का एक कील होगा, उस कील को क्या कीजिएगा आप वायुमंडल में, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, जलवाष्प और इत्यादि का प्रभाव पड़ता है, जिसके इसकी सतह का क्या होता है, धीरे धीरे यह भूरा होना शुरू होता है और यह भूरा कलर ना धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होना शुरू करता है, जिसके साथ ये लोहा भी नष्ट हो जाता है। अब इस पे जो भूरे रंग की परत बैठती है, इसी परत को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और ये इस क्रिया को क्या कहेंगे हम, जंग लगना। मान लीजिए कि लोहा में संचारण तो वही गया, अब संचारण को हम कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो संचारण को हम निम्नलिखित तरीकों से रोक सकते हैं, जैसे धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर। आप धातु की कोई भी सतह होगा उसमें गिरिस या वानिश का लेप चढ़ा दीजिएगा, जिससे उसका संचारण क्या हो जाता है, रुक जाता है। जैसे आप इस साइकिल का जो चैन होता है उसमें आप क्या करते हैं, गिरिस लगा देते हैं, जिससे उसका संचारण नहीं होता है। उसके बाद पेंट करके या रंगाई करके आप लोग घर के जो खिड़की
खिड़की या जो ग्रिल होती है उसको क्या करते हैं, एल्युमिनियम से पेंट करते हैं, जिससे उसकी संक्षारण क्या होती है, रुक जाती है। उसके बाद जस्तीकरण। जस्तीकरण का मतलब होता है कि धातु के सतह होगा और उस पर जस्ता का अगर परत चढ़ा देते हैं तो वो क्रिया जस्तीकरण कहलाती है, जिससे उसका संक्षारण भी रुक जाता है। विद्युत लेपन करके, साथ में धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके, यानी बहुत सारे धातु होते हैं जिसको उसी के मिश्र धातु में परिवर्तित कर देंगे तो उसका संक्षारण रुक जाएगा। जैसे पीतल, अगर कॉपर और जिंक को ऐसे ही रखिएगा तो उसका संक्षारण हो सकता है, लेकिन आप दोनों को मिला के पीतल का निर्माण करते हैं तो उसका संक्षारण नहीं होता है। अब मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये कैसे जानेंगे। देखिए, दो या दो से अधिक धातु है, जैसे कॉपर और यहाँ पे जिंक धातु है, दोनों को मिला दिए, अथवा एक धातु और एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। या तो आप धातु प्लस धातु कर लीजिए, धातु प्लस धातु, या एक धातु और दूसरा अधातु को क्या करेंगे, मिश्रित करके हम क्या बना सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, दोनों को धातु और धातु को मिलाने से एक पीतल का निर्माण हुआ, तो ये पीतल क्या कहलाएगा, हमारा मिश्र धातु कहलाएगा। मिश्र धातुओं के गुण क्या हो सकता है, तो ये अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं। मान लीजिए कि जो आभूषण बनता है या ज्वेलरी बनता है तो वो सोना, चांदी और प्लेटिनम से मिलकर बना होता है, लेकिन अगर सिर्फ सोना का और बोल दीजिए आभूषण बनाने के लिए तो आप लोग बोलिएगा नहीं बनेगा, क्योंकि सोना क्या होता है, मुलायम होता है। तो वहीं कह रही है अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं, यानी जो आभूषण आपका बना, आभूषण जो बना सोना प्लस चांदी की अपेक्षा क्या था, इससे क्या था, ये कठोर था, जबकि सोना और चांदी क्या होता है, रियल में मुलायम होता है। इसकी गुणवत्ता इनके अवयवों की तुलना में क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आपको सिर्फ सोना दे दिया जाता है, बोलिएगा कि इसको पहन ले, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, जबकि इसको इसके मतलब डिजाइन के रूप में ढाल दिया जाता है तो उसको सब कोई पसंद करता है, यानी उसकी जो गुणवत्ता होती है वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। इसकी विद्युत चालकता और उनकी अवयवों की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक है, साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना, चांदी तथा प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों। देखिए, सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि सोना, चांदी तथा प्लेटिनम अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक चमकीले तथा संक्षारण रोधी होते हैं। यानी जो धातु होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनकी अपेक्षा ये अधिक चमकीले तन्य होते हैं और साथ में इनका संक्षारण उन धातुओं की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो वे इलेक्ट्रॉन जो आयनिक यौगिक के निर्माण में भाग लेते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये एक परिभाषा हो गई। फिर दूसरा परिभाषा क्या लगता है, धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो उनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिस कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें संयोजकता, वह कक्षा क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।